16 अगस्त 2025 को दुनिया की नजरें अमेरिका के एक सुनसान हवादार कोने पर टिक गईं। एनकोरेज, अलास्का में जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में, जो ऐतिहासिक प्रतीकों से भरी जगह है, दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता आमने सामने आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक हाई स्टेक समिट के लिए मिले। मुख्य और वास्तव में जरूरी उद्देश्य यूक्रेन में चल रहे भीषण युद्ध को खत्म करने का रास्ता खोजना था। 3 साल से ज्यादा समय से संघर्ष चल रहा था और ट्रंप प्रशासन ने इस बैठक को शांति कायम करने के लिए एक निर्णायक क्षण बताया था। अलास्का का चुनाव कोई संयोग नहीं था। यह जमीन का एक टुकड़ा था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1867 में रूसी साम्राज्य से खरीदा था। एक ऐतिहासिक घटना जिसने कार्यवाही में एक और परत जोड़ दी। श्री पुतिन के लिए यह 1 दशक से ज्यादा समय में पहली बार अमेरिकी धरती पर आना था, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण राजनयिक घटना थी। चर्चाओं का मूल एक और केंद्रित होना था, यूक्रेन में युद्ध विराम सुनिश्चित करना। श्री ट्रंप ने युद्ध को तेजी से खत्म करने की अपनी क्षमता पर चुनाव प्रचार किया था और यह शिखर सम्मेलन उनकी पहली बड़ी परीक्षा थी। दुनिया ने एक सफलता की उम्मीद में देखा, लेकिन अमेरिका रूस संबंधों की जटिलताओं के लिए तैयार थी। उम्मीदें कम से कम कहें तो मिलीजुली थीं। जबकि ट्रंप खेमे ने आत्मविश्वास दिखाया, कई विदेश नीति विशेषज्ञ गहरे संशय में थे। यूक्रेन पर अमेरिकी और रूसी स्थितियों के बीच खाई बहुत बड़ी थी, जिसमें संप्रभुता, सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे शामिल थे। किसी भी समझौते तक पहुंचने के लिए एक या दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण रियायतें देनी होंगी, कुछ ऐसा जो किसी ने भी शिखर सम्मेलन से पहले करने की इच्छा नहीं दिखाई थी। इसलिए बैठक केवल यूक्रेन के बारे में नहीं थी, यह प्रभाव का एक माप था। 2 नेताओं के बीच इच्छाओं की एक परीक्षा थी जो अपनी मजबूत शख्सियतों के लिए जाने जाते थे। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एक सीधा मामला होना था, राजनयिक लाल फीताशाही को दूर करने के लिए सीधी बात करने का एक मौका। हालांकि पृष्ठभूमि कुछ भी सरल नहीं थी। चल रहा युद्ध, रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का एक जटिल जाल और नाटो एकता की नाजुक स्थिति, सभी ने एक अस्थिर पृष्ठभूमि बनाई। यह बैठक राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक जुआ थी, जिन्होंने अपनी सौदागर की प्रतिष्ठा को एक ऐसे परिणाम प्राप्त करने पर दांव पर लगाया था जहां दूसरे विफल रहे थे। राष्ट्रपति पुतिन के लिए यह विश्व मंच पर रूस की स्थिति को मजबूत करने और एक नए लौटे अमेरिकी प्रशासन के संकल्प को मापने का एक अवसर था। बर्फीला अलास्का का माहौल ठंडे संबंधों के लिए एक उपयुक्त रूपक लग रहा था। शिखर सम्मेलन दोनों राष्ट्रपतियों के बीच एक योजनाबद्ध एक पर एक चर्चा के साथ शुरू हुआ, लेकिन यह जल्दी ही उनके शीर्ष सहयोगियों को शामिल करने के लिए विस्तारित हो गया। बातचीत लगभग 3 घंटे तक चली, एक महत्वपूर्ण समय अवधि जिसने शुरू में सुझाव दिया कि महत्वपूर्ण बातचीत चल रही थी। अमेरिकी पक्ष से राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो और एक विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे। उनकी उपस्थिति ने संकेत दिया कि चर्चाएं विदेश नीति और संभावित समझौतों के बारीक बिंदुओं में गहराई से उतरेंगी। वे किसी भी सौदे के लिए विस्तृत ढांचा प्रदान करने के लिए थे जो राष्ट्रपति कल्पना कर सकते थे, मेज पर राजनयिक और रणनीतिक विशेषज्ञता लाते हुए। रूसी पक्ष से व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके अनुभवी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और उनके लंबे समय से विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव थे। यह अनुभवी और कठोर वार्ताकारों की एक टीम थी जो क्रेमलिन के रणनीतिक उद्देश्यों से अच्छी तरह वाकिफ थी। उनके शामिल होने ने उस गंभीरता को रेखांकित किया जिसके साथ मॉस्को ने बातचीत की। इन उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों की उपस्थिति ने बैठक को एक साधारण व्यक्तिगत संवाद से एक औपचारिक अंतर्राज्यीय वार्ता में बदल दिया। मूल मुद्दा वही रहा, यूक्रेन में शांति के लिए एक व्यवहार्य सूत्र खोजना, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जटिलताएं कमरे की संरचना में स्पष्ट थीं। विस्तारित बातचीत के बावजूद यह स्पष्ट हो गया कि एक मौलिक गतिरोध बना हुआ था। एक समझौते तक पहुंचने में विफलता का प्राथमिक कारण
उनकी मुख्य मांगों के बीच की असहनीय खाई थी। रूस कथित तौर पर कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों से पूर्ण वापसी पर चर्चा करने को तैयार नहीं था, बिना सुरक्षा गारंटी के जो अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देने के लिए तैयार नहीं थे। क्रेमलिन की स्थिति यह थी कि संघर्ष उसकी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसे वॉशिंगटन मौलिक रूप से खारिज करता है। अमेरिकी पक्ष ने बदले में किसी भी व्यापक समझौते के लिए युद्ध विराम और 1991 की सीमाओं पर वापसी को एक शर्त के रूप में जोर दिया। गैर परक्राम्य स्थितियों के इस टकराव ने एक गतिरोध पैदा किया जिसे उस दिन कोई भी चर्चा नहीं तोड़ सकती थी। कमरे के अंदर का माहौल सूत्रों द्वारा तनावपूर्ण और व्यावसायिक बताया गया, बजाय सहयोगी के। कोई भी पक्ष पहले झुकने को तैयार नहीं था। श्री पुतिन पर्यवेक्षकों के अनुसार दृढ़ और नियंत्रण में दिखाई दिए, जबकि श्री ट्रंप की टीम रूसी रुख को बदलने के लिए लाभ उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। अंततः शिखर सम्मेलन ने एक कठोर वास्तविकता को उजागर किया। नेताओं के बीच व्यक्तिगत तालमेल, जिसे श्री ट्रंप अक्सर बढ़ावा देते हैं, गहरे भू राजनीतिक संघर्षों को हल करने के लिए अपर्याप्त है जब राष्ट्रीय हित इतने विपरीत होते हैं। जब दोनों नेता प्रेस का सामना करने के लिए सामने आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप में एक कहानी कह रही थी। एक ऐसे कदम में जिसने राजनयिक पर्यवेक्षकों के बीच भौहें चढ़ा दी, व्लादिमीर पुतिन पहले पोडियम पर गए और अमेरिकी राष्ट्रपति से पहले अपना बयान दिया, जो अमेरिकी धरती पर प्रोटोकॉल का एक असामान्य उल्लंघन था। वह शांत, आत्मविश्वासी और लगभग शांत दिखाई दिए। उन्होंने बातचीत को रचनात्मक और पारस्परिक रूप से सम्मानजनक बताया, जो एक ऐसी बैठक के लिए मानक राजनयिक भाषा है जिसने कोई ठोस परिणाम नहीं दिया है। श्री पुतिन ने एक ऐसे नेता की छवि पेश की जिसने अपना रुख बनाए रखा था और परिणाम या उसकी कमी से पूरी तरह सहज था। इसके विपरीत डोनाल्ड ट्रंप दबे हुए और स्पष्ट रूप से निराश दिखाई दिए। उनका सामान्य अहंकार अनुपस्थित था, जिसकी जगह एक अधिक गंभीर डिमीनर ने ले ली थी। उन्होंने बातचीत को बहुत उत्पादक और अत्यंत उपयोगी बताया, लेकिन उनके लहजे में दृढ़ विश्वास की कमी थी। मुख्य स्वीकार्यता तब आई जब उन्होंने सीधे तौर पर कहा, हम वहां नहीं पहुंचे। एक सौदा तब तक एक सौदा है जब तक वह हो नहीं जाता, और यह हुआ नहीं है। विफलता की यह स्पष्ट स्वीकार्यता एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने राजनयिक आडंबरों को हटा दिया और शिखर सम्मेलन की वास्तविकता को उजागर कर दिया। उन्होंने नाटो सहयोगियों और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से परामर्श करने की आवश्यकता के बारे में बात की, यह संकेत देते हुए कि यह प्रक्रिया का अंत नहीं था, बल्कि एक मुश्किल शुरुआत थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस संक्षिप्त थी और नेताओं ने कोई प्रश्न नहीं लिए, जिससे उनके असहमति के विशिष्ट विवरणों में कोई भी गहरी पूछताछ नहीं हो पाई। फिर भी उपपाठ शक्तिशाली था। श्री पुतिन ने सफलतापूर्वक कथा पर हावी हो गए थे, खुद को एक तर्क संगत राजनेता के रूप में प्रस्तुत करते हुए जो संवाद के लिए खुला था, जबकि कुछ भी नहीं छोड़ा था। उन्होंने मास्को में अगली बैठक की मेजबानी करने की भी पेशकश की, एक ऐसा इशारा जिसने सूक्ष्मता से ध्यान को वर्तमान विफलता के बजाय भविष्य की बातचीत की ओर स्थानांतरित कर दिया। श्री ट्रंप के पिछले दावे से सहमत होकर कि उनके राष्ट्रपति पद के तहत युद्ध शुरू नहीं हुआ होता, श्री पुतिन ने चतुराई से अपने समकक्ष के अहंकार को बढ़ावा दिया, जबकि साथ ही अपने स्वयं के एजेंडे को भी मजबूत किया। कई विश्लेषकों के लिए उस दिन का असली विजेता व्लादिमीर पुतिन थे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन हासिल किया था, प्रभावी ढंग से रूस के राजनयिक अलगाव को बिना यूक्रेन पर कोई रियायत दिए तोड़ दिया था। उनकी रूपरेखा में चर्चा युद्ध के विशिष्ट मुद्दे से रूस अमेरिका संबंधों के व्यापक संदर्भ तक बढ़ गई थी, जो क्रेमलिन के लिए एक लंबे समय से चला आ रहा लक्ष्य था। उन्होंने अलास्का को अपने रणनीतिक उद्देश्यों को बरकरार रखते हुए और आगे की बैठकों की संभावना के साथ छोड़ दिया, जबकि जमीन पर संघर्ष जारी रहा। शिखर सम्मेलन ने उन्हें एक मंच और वैधता दी थी, बिना किसी ठोस लागत के।
अनिर्णायक शिखर सम्मेलन का तात्कालिक परिणाम डोनाल्ड ट्रंप की एक बेहतरीन सौदागर के रूप में सावधानी से घड़ी गई छवि को एक स्पष्ट झटका था। उन्होंने अपने राजनीतिक ब्रांड को इस वादे पर बनाया था कि उनके अद्वितीय बातचीत कौशल उन समस्याओं को हल कर सकते हैं जिन्होंने दशकों से पारंपरिक राजनेताओं को उलझा रखा था। यूक्रेन में युद्ध विराम पर एक मामूली समझौते को भी सुरक्षित करने में विफलता ने इस मुख्य पहचान को सीधे चुनौती दी। एनकोरेज से खाली हाथ लौटने का नजारा उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए गोला बारूद प्रदान करता था और उन समर्थकों के बीच संदेह पैदा करता था जिन्होंने शांति लाने की उनकी क्षमता में विश्वास रखा था। यह सिर्फ एक राजनयिक झटका नहीं था, यह एक व्यक्तिगत राजनीतिक घाव था। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत अगले कदमों का सुझाव दिया। उन्होंने फॉक्स न्यूज को अपने इरादे के बारे में बताया कि वे एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाएंगे जिसमें खुद राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को एक ही मेज पर लाया जाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव को तुरंत संदेह के साथ देखा गया। राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो अलास्का में मौजूद नहीं थे, ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यूक्रेन के बारे में कोई भी निर्णय यूक्रेन के बिना नहीं लिया जाना चाहिए। उनकी सरकार ने रूस की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त किया, यह बताते हुए कि शिखर सम्मेलन के दौरान भी हमले जारी थे। तीन तरफा बातचीत का रास्ता बाधाओं से भरा हुआ लगता है, जिनमें से सबसे कम कीव का विश्वास हासिल करना नहीं है। आगे देखते हुए राजनयिक परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है। जबकि व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में भविष्य की बैठक के लिए एक निमंत्रण बढ़ाया है, व्हाइट हाउस ने अभी तक औपचारिक रूप से जवाब नहीं दिया है। कोई भी अनुवर्ती चर्चा पहले निचले स्तर पर होने की संभावना है, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव जैसे राजनयिकों को यह पता लगाने का काम सौंपा जाएगा कि क्या किसी सौदे के लिए कोई वास्तविक आधार मौजूद है। श्री ट्रंप ने आर्थिक दबाव बढ़ाने की भी धमकी दी है, चेतावनी दी है कि अगर हफ्तों के भीतर प्रगति नहीं हुई तो वह रूस और उन देशों जैसे चीन और भारत पर और टैरिफ लगा सकते हैं जो रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं। अंततः अलास्का शिखर सम्मेलन ने यूक्रेन युद्ध की जटिल प्रकृति की एक कठोर याद दिला दी। इसने प्रदर्शित किया कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति के सौदे करने के दृढ़ संकल्प के बावजूद भी क्षेत्र, सुरक्षा और संप्रभुता पर मौलिक असहमतियों को आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है। एनकोरेज से सड़क लंबी और अनिश्चित है, जबकि उच्चतम स्तर पर संवाद फिर से स्थापित हो गया है। शांति के लिए एक सार्थक सफलता अलास्का के ठंडे पानी पर क्षितिज की तरह दूर और मायावी बनी हुई है। दुनिया इंतजार कर रही है और यूक्रेन पीड़ित है।